दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, बीरबल का अद्भुत न्याय, नई मजेदार कहानी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल सबसे प्रमुख और प्रिय मंत्री थे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जिसने बीरबल की अद्वितीय न्यायप्रियता को साबित किया। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। वे दोनों एक ही गांव के निवासी थे और दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक सौदा किया और काफी लाभ कमाया। लेकिन इस लाभ को बांटने के समय उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों व्यापारी अपने लाभ को समान रूप से बांटने पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। पहले व्यापारी ने कहा, इस व्यापार में मेरी मेहनत अधिक थी, इसलिए मुझे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे व्यापारी ने विरोध किया, नहीं, हमने साथ मिलकर यह सौदा किया था, इसलिए लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनकी बात सुनी और बीरबल से इस विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां आपने सौदा किया था और जहां से लाभ कमाया। दोनों व्यापारी बीरबल को उस स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने चारों ओर का मुआयना किया और फिर दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हारे सामान को तौला गया था। व्यापारी बीरबल को उस स्थान पर ले गए। वहां पर बीरबल ने मिट्टी में एक छोटी सी छड़ी गाड़ दी और कहा, कल सुबह यहां आकर इस छड़ी को देखना। जो व्यापारी इस छड़ी को सबसे पहले देखेगा वह सच्चा हकदार होगा। फिर अगली सुबह दोनों व्यापारी जल्दी उठकर उस स्थान पर पहुंचे। पहला व्यापारी छड़ी के पास पहुंचा और उसे देखकर खुश हो गया। उसने अकबर के दरबार में जाकर कहा, मैं सबसे पहले वहां पहुंचा और छड़ी को देखा। दूसरा व्यापारी भी तुरंत दरबार में पहुंचा और बीरबल से शिकायत की, मैं भी जल्दी पहुंचा था, लेकिन उसने पहले पहुंचने का दावा कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह छड़ी इसीलिए गाड़ी थी ताकि यह देखा जा सके कि कौन व्यापारी अपने हिस्से के लिए सबसे अधिक चिंतित है। यह स्पष्ट है कि दोनों ही अपने हिस्से के लिए चिंतित हैं, लेकिन पहले व्यापारी का दावा सही है क्योंकि उसने जल्दी पहुंचने की बात कही थी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को समझाया, मैंने यह योजना इसलिए बनाई ताकि तुम्हारे मन की सच्चाई सामने आ सके। सच तो यह है कि तुम दोनों ने मिलकर मेहनत की है और लाभ को बराबर बराबर बांटना ही सही न्याय है। दोनों व्यापारी बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुए और लाभ को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया। अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दो बीरबल और चतुर किसान। एक बार की बात है, अकबर बादशाह का राज्य खुशहाल और संपन्न था। सभी लोग राजा के न्याय और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करते थे। एक दिन एक किसान अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। किसान बहुत परेशान था और उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने उसे सांत्वना दी और पूछा, क्या हुआ किसान? तुम्हारी यह हालत क्यों है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास केवल एक ही बैल था जिससे मैं अपने खेत जोतता था। लेकिन कल रात मेरे बैल को किसी ने चुरा लिया। अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा जिससे मैं खेती कर सकूं। अकबर ने उसकी समस्या को गंभीरता से लिया और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे।
अकबर ने बीरबल को बुलाया और किसान की समस्या बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक योजना सूझी है जिससे हम चोर को पकड़ सकते हैं। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारे गांव में आज एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी गांववासी उपस्थित होंगे। तुम सभा में जाकर कहना कि तुमने अपने बैल को एक विशेष मंत्र से बुलाने की शक्ति प्राप्त की है। किसान को बीरबल की योजना समझ में नहीं आई, पर उसने भरोसा किया और सभा में जाने का निर्णय लिया। गांव में सभा का आयोजन हुआ और सभी गांववासी उपस्थित हुए। किसान ने मंच पर आकर कहा, मुझे एक साधु ने एक मंत्र सिखाया है जिससे मैं अपने खोए हुए बैल को बुला सकता हूँ। मैं अब उस मंत्र का उच्चारण करूंगा और मेरा बैल खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। किसान ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। गांववासी मंत्र सुनने लगे और सभी की निगाहें किसान पर टिकी थीं। कुछ ही देर में सभा में बैठे एक व्यक्ति ने घबराकर कहा, यह संभव नहीं है, यह तो बस एक झूठ है। बीरबल, जो छुपकर सब कुछ देख रहे थे, तुरंत सामने आए और बोले, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसने किसान का बैल चुराया है। इसने सोचा कि मंत्र सुनते ही बैल उसके पास भाग जाएगा और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और किसान को उसका बैल वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और किसान को कुछ धनराशि भी प्रदान की। किसान खुश होकर अपने बैल और धनराशि के साथ अपने गांव लौट गया। गांववासियों ने बीरबल की सूझबूझ और अकबर के न्याय की तारीफ की। इस घटना के बाद राज्य में चोरी की घटनाएं कम हो गईं क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि बीरबल और अकबर की जोड़ी से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में न्याय हमेशा सर्वोपरि रहेगा और कोई भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। इस तरह बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही सोच और न्यायप्रियता से हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा
तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ, दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी
और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। सीख, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर यह मेरा दूध भाई है।
बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे, वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात की तो कह दी, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को उनका फैसला याद भी दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जागीर का क्या हुआ?
बादशाह बीरबल की बात अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट देखा तो सवाल कर दिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह भी किसी को पिछले जन्म में जागीर देने का वादा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। शहंशाह अकबर हमेशा कुछ नया करने में विश्वास करते थे और इसके लिए धन भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक बार शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति महल से बह रही नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे हम ढेर सारे धन से पुरस्कृत करेंगे। जाड़े की ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में रात भर रहना सबके बस की बात नहीं थी। एक गरीब आदमी के कानों तक जब शहंशाह की घोषणा पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि घोर निर्धनता में मर कर जीने से तो अच्छा है कि मैं शाही घोषणा का पालन करते हुए पूरी रात नदी में गुजार दूं। जिंदा रहा तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और मर गया तो भी इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े रहकर ही गुजार दी। दूसरे दिन वह दरबार में पहुंचा और शहंशाह से कहा, जहां पनाह, मैं नदी में पूरी रात गुजार दी है। अब मुझे शाही खजाने से इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? सीधा सादा धोबी बोला, जहां पनाह, मैं पूरी रात राजमहल की छत पर जल रहे दीपक की लौ को देखता रहा। शहंशाह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अब समझ में आया। महल के चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम पूरी रात पानी में आराम से खड़े रहे। आथा, तुम इनाम के असली हकदार नहीं हो सकते। बादशाह के इतना कहते ही धोबी का चेहरा लटक गया। गरीब और कमजोर धोबी शहंशाह से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकता था। वह दरबार से बाहर आया और बीरबल के समीप पहुंचकर बोला, हुजूर, आप तो गरीबों के दोस्त हैं। मेरा ईश्वर जानता है मैंने सारी रात नदी के पानी में गुजारी है, लेकिन बादशाह ने मुझे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने पूछा, इसका कारण क्या है? धोबी ने बताया, शहंशाह कहते हैं कि तुमने राजमहल के चिराग की लौ की गर्मी के कारण नदी में खड़े रहकर रात गुजारी है। भला तुम इनाम के हकदार कैसे बन सकते हो? बीरबल को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने धोबी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा।
धोबी भारी कदमों से घर को लौट गया। दूसरे दिन बीरबल जब दरबार में समय से नहीं पहुंचे तब शहंशाह ने एक नौकर को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। नौकर बीरबल के पास से लौटकर आया तो शहंशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ, बीरबल नहीं मिले? नौकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। यह सुनकर शहंशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बीरबल दरबार का काम छोड़कर आज खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। जब बीरबल बहुत इंतजार करने के बाद भी दरबार में नहीं आए तब शहंशाह कुछ दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के शीर्ष पर एक हांडी लटकी हुई है और बीरबल उसके नीचे आग जला रहे हैं। शहंशाह को बड़ी ही हैरानी हुई कि कहाँ हांडी है और कहाँ आग जल रही है। ऐसे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी खिचड़ी नहीं पकेगी। शहंशाह यह सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, यह क्या मूर्खता है। हांडी ऊपर बांस में लटक रही है और तुम यहाँ जमीन पर आग जला रहे हो। तुम्हारी खिचड़ी भला कभी पक सकेगी? क्यों नहीं पकेगी जहां पनाह, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन कैसे बीरबल? आज तो हांडी तक पहुंच ही नहीं रही है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा। पहुंच रही है हुजूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की रोशनी की गर्मी पाकर धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह गया था। बीरबल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बात कर दी। बीरबल के यह कहते ही बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाकर शाही खजाने में से धन देने का हुक्म जारी कर दिया। दो दरबार की अनोखी समस्या बिल्कुल नई। अकबर का दरबार हमेशा की तरह जीवंत था। हर तरफ से रजवाड़ों के मामले और नागरिकों की समस्याएं सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। बीरबल, जो अपने चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था, अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एक दिन एक अजीब समस्या दरबार में लाई गई। एक साधारण ग्रामीण जिसका नाम रामू था, दरबार में हाजिर हुआ। उसने बताया कि उसकी गाय रोजाना दूध नहीं दे रही है, जबकि उसका पेट भरपूर है। अकबर ने रामू की समस्या सुनकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला काफी रोचक है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने रामू से कहा, तुम्हारी गाय को कौन कौन देखता है? रामू ने बताया कि उसका नौकर, जो गांव का ही एक युवक है, गाय की देखभाल करता है। बीरबल ने रामू से उस युवक को अगले दिन दरबार में लाने को कहा। अगले दिन रामू अपने नौकर के साथ दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हारी गाय का ख्याल कैसे रखते हो? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उसे समय पर खाना खिलाता हूँ और पानी पिलाता हूँ। बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें तुम्हारी गाय को देखने की आवश्यकता है। हम तुम्हारे गांव आएंगे। गांव का दौरा। अकबर और बीरबल रामू के गांव पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गाय बिल्कुल स्वस्थ है। बीरबल ने आसपास का मुआयना किया और देखा कि गांव में एक नदी बहती है। नदी के किनारे पर एक बड़ी चट्टान थी। बीरबल ने चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, इस चट्टान के नीचे कुछ जरूर छिपा है। इसे खोदना होगा। गांव के लोग चट्टान को खोदने लगे। कुछ समय बाद वहां से एक बड़ा खजाना निकला। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने रामू से कहा, यह खजाना तुम्हारा है। इसे राजा के पास ले चलो। खजाने का रहस्य। दरबार में खजाना प्रस्तुत किया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह खजाना यहाँ कैसे आया? बीरबल ने बताया,
जहां पनाह, यह खजाना पुराने जमाने का है जिसे किसी ने नदी के किनारे छुपा दिया था। गाय इस खजाने की ऊर्जा को महसूस कर रही थी, इसलिए उसका दूध नहीं निकल रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह चतुर हो। इस खजाने को राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा और रामू को इनाम दिया जाएगा। नई शुरुआत। रामू को इनाम मिला और गांव में एक नया विद्यालय और अस्पताल बनाया गया। गाय ने भी फिर से दूध देना शुरू कर दिया। गांव वाले बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते नहीं थके। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्होंने कई और समस्याओं को सुलझाया और राज्य को समृद्ध बनाया। उनके किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और रोमांचक कहानी समाप्त हुई, जिसने सबको हंसाया और सिखाया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, बुद्धिमानी और चतुराई से उसे सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया।
शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। सीख, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।